और इस इमल्सिफिकेशन में क्या होगा, इमल्सिफिकेशन इज ए प्रोसेस which in this process fat convert into small particles फैटी एसिड, या फैट किसमें टूटता है, फैटी एसिड में टूटता है, फैटी एसिड में टूटता है। और फैटी एसिड क्या होता है, या फैट का छोटा छोटा लघुत्तम रूप होता है। और इस प्रोसेस में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को ही इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन इज ए प्रोसेस, in this process fat convert into the fatty acid। अब यह फैटी एसिड में सर फैट का कितना प्रतिशत लगभग पाचन हो जाता है, तो फैट का यहां पर पाचन हो जाता है 90 से 95%, 90 से 95% तक यहाँ फैट का पाचन हो जाता है। इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो, इसलिए लीवर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि लीवर और भी अलग से हम पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत अगर इसमें अगर लीवर के बारे में बहुत ज्यादा अगर और भी चीजें हम बताने लगे कि इसके सेल को के बारे में, हम सेल में क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा रिजुनेशन पावर इसी लीवर में होता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा चीजें। इसलिए मैं बहुत चीजें, इसका और भी फैक्ट है जो लीवर के बारे में अलग से मैं पढ़ाऊंगा उसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड में, तो आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। उसके बाद जो यहां पर क्या हो गया, फैटी एसिड के रूप में, फैटी एसिड के रूप में अब फैट यहां पर आया। अब जो देखेंगे इसके जस्ट नीचे एक और भी देखेंगे, ये अंगना जैसा बना हुआ है। और अंगना देखते होंगे, घर का आंगन जो होता है उसको अंगना कहते हैं। उसमें उसी आंगन में एक जो है पत्ती जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, लीफ जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसे ही कहा जाता है पेनक्रियाज। हिंदी में कहा जाता है अंगनाशय। तो अंगनाशय जो होता है, इसकी खोज किया था लैंगरहैंस नामक एक वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक थे लैंगरहैंस, उन्होंने ही खोज किया था। यानी कि लैंगरहैंस नामक द साइंटिस्ट डिस्कवर पेनक्रियाज, और इसी पेनक्रियाज की स्ट्रक्चर जो होता है वह लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है, या लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है। और इसमें छोटी छोटी टिपिकाई या इसलैंड पाई जाती है। उसी वैज्ञानिक के खोज के आधार पर उनके सम्मान में से जो नाम दिया गया था वह लैंगरहैंस दीपिका नाम कहा गया है, यानी कि लैंगरहैंस इकाई पाई जाती है। तो इन विच ग्लैंड लैंगरहैंस इसलैंड एग्जिस्ट, नॉट ओनली दोस दैट इज पेनक्रियाज, यानी कि पेनक्रियाज में पाई जाती है। अब इस पेनक्रियाज से जो पाचन की जो प्रमुख घटनाएं हैं यही घटित होगी और अंतिम रूप से यहीं पर संपादित होगी। यानी पर यहां पर 4-5 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, 4-5 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। मैं लिख देता हूं, अल्फा पाया जाता है, बीटा पाया जाता है, एस पाए जाते हैं। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, एस हो गया, अल्फा बीटा, और एक गामा भी सेल होता है। एक गामा सेल होता है, और अल्फा बीटा गामा और एस सेल, ये 4 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन का ग्लूकागॉन नाम सुने होंगे, हालांकि एक बार देख लीजिएगा। अल्फा गॉन जो है ग्लूकागॉन, GULCOGON, ग्लूकागॉन नाम का एक एंजाइम निकलता है। यह जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो अर्धपचित या रिजर्व फूड के रूप में रहता है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। अब यहां से देखिए सर्जन रीजनिंग का सवाल क्या पूछेगा, इसी अल्फा सेल से ग्लूकागॉन जो ये निकलता है, यह ग्लाइकोजन के रूप में, जो ग्लाइकोजन के रूप में रिजर्व फूड जो रहता है, रिजर्व फूड जो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में जो रिजर्व फूड के रूप में रहता है, उसको यह ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो आप समझेंगे कि यह इसका सर फायदा कब 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 सिग्निफिकेंस महसूस होता है। तो जो महिला देखते होंगे कि छठ के अवसर पर या कई बार लोग व्रत रहते हैं और अल्पाहार करते हैं या फिर उपवास करते हैं, स्टार्व में रहते हैं, उस स्थिति में शरीर को एनर्जी कहां से प्राप्त होगा, यही अल्फा एनर्जी के कारण क्या होता है, ग्लूकागॉन, यही ग्लूकागॉन जो हार्मोन है, वह हार्मोन क्या करता है, जो रिजर्व फूड के रूप में जो ग्लाइकोजन है उसको
ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और यही ग्लूकोज डायरेक्ट एनर्जी आपको शरीर के रूप में देता है। तो ऐसा नहीं है कि आप भूखे प्यासे हैं तो शरीर को एनर्जी कहां से मिलेगी। यही अल्फा ग्लूकागॉन जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो रिजर्व फूड है आपके शरीर में, जो खासकर लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में जो जमा है, उसी को फिर यह तोड़ता है और ग्लूकोज के रूप में पुनः एनर्जी आपको प्राप्त होती है। यह अल्फा सेल के कारण या ग्लूकागॉन के कारण ही संभव हो पाता है। और यह अल्फा सेल जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है बीटा सेल। इसी बीटा सेल से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है और इसी इंसुलिन के कारण व्यक्ति को क्या होता है, मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाते हैं। यानी कि ये तो खैर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि बीटा सेल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में। अगर इसका सही से सेक्रेशन नहीं होगा तो इसकी मात्रा, यानी कि यह बीटा जो है अल्फा को चेक एंड बैलेंस करता है, क्योंकि यह ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का सकरा, यानी कि शरीर में सकरा की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसको चेक एंड बैलेंस करता है बीटा सेल। तो आपको एसर्शन में भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा सेल जो है एक दूसरे के रिवर्स काम करता है, तो अल्फा वर्क्स एज ए रिवर्स बीटा के, और बीटा रिवर्स करता है अल्फा का। यानी कि दोनों एक दूसरे चेक एंड बैलेंस करते हैं और यही में चेक एंड बैलेंस में गड़बड़ी हो जाती है तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो सकता है। इसलिए बीटा सेल बहुत हमारा है कि नहीं। और गामा सेल से लगता है सोमेटोएस्टोरीन निकलता है। सोमेटोएस्टोरीन क्या होता है कि हम बताए थे भोजन के कई स्वरूप होते हैं, जो चौथा पार्ट बताए थे कि भोजन का एसिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण होता है। तो ये गामा सेल, कई लोगों को देखते होगा कि भोजन तो काफी करते हैं लेकिन मोटे नहीं होता है, शरीर में अन्न नहीं लगता है। कई बार ये कहा जाता है पीपरेटिकल, वह किसके कारण होता है, इसी गामा सेल के कारण होता है। और यही गामा सेल जो होता है एसिमिलेशन प्रोसेस को बढ़ा देता है, यानी कि भोजन जो है शरीर में अंग में लग जाए, अंगीकरण हो जाए, जहां वो जिस उद्देश्य के लिए हम भोजन ले रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके, इसका काम यही गामा सेल करता है। यानी कि स्वांगीकरण करने में, यानी कि एसिमिलेशन करने में भोजन को महत्वपूर्ण भूमिका निकलता है। लेकिन यह अल्फा बीटा, यह तीन जो है बहुत महत्वपूर्ण, ढंग से पढ़ लीजिएगा। अल्फा बीटा और गामा ये सभी के सभी जो सेक्रेशन करेंगे वह हार्मोन के रूप में निकलेंगे, हार्मोन के रूप में निकलेंगे। यहीं से ध्यान से सुनिएगा, हार्मोन के रूप में निकलेंगे या हार्मोन के रूप में निकलेंगे, हार्मोन के रूप में है ये तीनों जो है हार्मोन है। अल्फा बीटा और गामा से जो तीन प्रकार के निकले हैं, ग्लूकॉन और यह हो गया सोमेटोएस्टोरीन और यह जो इंसुलिन है, यह सभी के सभी हार्मोन है, यह सभी के सभी हार्मोन है। लेकिन एस सेल से जो भी निकलेगा वह हार्मोन नहीं होगा, वह एंजाइम होगा। और एस सेल से तीन प्रकार का एंजाइम निकलता है, एस सेल से तीन प्रकार का जो है एंजाइम निकलता है। इसको कहते हैं, यह तीन प्रकार का एंजाइम कौन कौन सा होता है, अगर आपको याद होगा तो एक निकलता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है लाइपेज और तीसरा होता है इमाइलेज। ट्रिप्सिन लिख देता हूं मैं, यह होता है ट्रिप्सिन, TRIPSIN, ट्रिप्सिन होता है। इमाइलेज होता है, इमाइलेज होता है और लाइपेज होता है, लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन जो है, जो पीछे स्टमक में पेप्टोन और पेप्टाइड के रूप में जो था उसको कन्वर्ट कर देता है। यह ट्रिप्सिन जो है पेप्टोन और पेप्टाइड को इसमें कन्वर्ट कर देता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, एमिनो एसिड के रूप में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि एमिनो एसिड के रूप में कन्वर्ट कर दिया, इट मींस प्रोटीन का पाचन हो गया। इमाइलेज जो है, इमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म था माल्टोज, जो 70% तक कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया था मुख में, उसको जो है यह कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में। तो इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। और यही है लाइपेज, या लाइपेज जो फैटी एसिड के रूप में, यानी कि 90 से 95% तक जो पाचन हो गया था फैट का, उस फैटी एसिड को यह ग्लिसरॉल के रूप में कन्वर्ट, यानी कि फैटी एसिड को ग्लिसरॉल के रूप में
ग्लिसरॉल के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो अब हम कह देते हैं कि यह पूर्ण रूप से पाचन हो, यानी कि मेन काम एंजाइम के रूप में कौन काम करता है? एसेल करता है, जिससे 3 प्रकार का एंजाइम निकला, ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन जो बचा हुआ प्रोटीन का पेप्टोन और पेप्टाइड है उसको पचाने का काम करता है। इमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म है माल्टोज, उसको कन्वर्ट करने का काम करता है आपका अंतिम रूप से इसमें तो ग्लूकोज के रूप में, और लाइपेज जो है वह फैटी एसिड को ग्लिसरॉल के रूप में कन्वर्ट कर देता है। यह तीनों एस सेल से निकला। अब देखिए यहीं पर एक सवाल पूछ देता है जो जनरली बहुत सारे संस्थान में रटा दिया जाता है कि पेनक्रियाज जो है वह जो है वह है उसको कहा जाता है कि यह इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का लक्षण रखता है, यानी कि यह मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड क्यों है तो आगे बताऊंगा, लेकिन यहीं से पता चल जाएगा कि यह मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहा जाता है कि इसमें इंडोक्राइन के भी गुण है, इंडोक्राइन के भी गुण है और एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन के भी गुण है और एक्सोक्राइन का गुण है, यानी कि इससे हार्मोन भी निकलता है और इसे बिल्कुल ही हार्मोन भी निकला और एंजाइम भी निकला। तो जिससे हार्मोन और एंजाइम और इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का गुण दिखे, इसीलिए आपका पेनक्रियाज को हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं। LHS बराबर RH। आज से कभी भी अगर परीक्षा में ये पूछ दिएगा व्हाई, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन अगर टफेस्ट बनाना सवाल करना पड़ेगा कि व्हाई पेनक्रियाज इज कॉल्ड मिक्स ग्लैंड, बिकॉज ऑफ इट्स सेक्रेशन as a hormone and also secretes enzyme। हार्मोन जो होगा वह 3 प्रकार का हार्मोन अलग अलग सेल से निकलेगा, और जबकि एक प्रकार के सेल से निकलता है वह 3 प्रकार का एंजाइम निकलेगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। अब यहां तक हम आपको बता दिए कि इस सी वाले स्ट्रक्चर में, यहां से यहां जो सी टाइप स्ट्रक्चर है इसमें बहुत घटना घटती है। आगे जो होता है ड्यूडेनम का पार्ट है, ड्यूडेनम में सारा पार्ट हमने बता दिया। इससे 2 चीज जो जुड़ा हुआ था, पेनक्रियाज और लीवर, इसके बारे में चर्चा करा दिया। उसके बाद जुजेनम का पार्ट होता है, ये भी स्मॉल इंस्टेटाइन का ही पार्ट है। इस स्मॉल इंस्टेटाइन में जुजेनम कुछ नहीं करता है, यह अब कामचोर आदमी है, जो चीज सामने है उसको सिर्फ पुश आउट कर देता है। यानी कि इसमें भी वही प्रोसेस, एक चीज अगर बहुत कॉम्प्लेक्स अगर एग्जामिनर पूछना चाहे कि जो प्रेस्टिलाइसिस प्रोसेस में काम होता है जिस प्रकार से यहाँ काम होता है, ड्यूडेनम में ठीक उसी प्रकार का प्रोसेस देखने को मिलता है। यानी कि यह पुश आउट करता है सिर्फ भोजन को, यानी कि अर्धपचित भोजन को या पुश आउट कर देता है बाहर की ओर, आगे की ओर। और मेन जो उसके बाद जो फंक्शन होता है वह होता है इलियम। इलियम में वो होता है कि जो डाइजेस्ट किया गया है भोजन, जो भोजन डाइजेस्ट हो गया है उसका अवशोषण का काम कहां पर होता है? वह होता है इलियम में। तो इलियम में ही क्यों अवशोषण का पार्ट होता है, दूसरी जगह पर अवशोषण का पार्ट, एब्जॉर्प्शन का काम क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि यहीं पर पाई जाती है विली विली स्ट्रक्चर, अंगुली नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, यहीं पर विली विली स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस विली विली स्ट्रक्चर के कारण ही इसका पूर्ण रूप से अवशोषण हो पाता है, और अवशोषण होने के कारण जो है इसी विली विली स्ट्रक्चर के बाद देखेंगे ब्लड जो है, ब्लड का छोटे छोटे वेसल्स जो है काफी संख्या में इससे जुड़े रहते हैं, जो डिफ्यूजन के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स उस पर घुल जाते हैं और वह एनर्जी ब्लड को मिल जाती है। यानी सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड को मिल जाते हैं, हमें एनर्जी मिल जाती है। भोजन का अंतिम उद्देश्य क्या था? एनर्जी प्राप्त करना, वह प्राप्त हो जाता है। यह सब कुछ संभव हो जाता है इस विली नामक स्ट्रक्चर के कारण जो उपस्थित होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का अंतिम पार्ट। यहां तक हमें लगता है स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे चीजों लोगों का क्लियर हो गया। इस स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत के ज्वाइंट पर एक प्रकार के स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। तो कई बार पूछ देता है कि अपेंडिक्स जनरली कहां पाया जाता है? तो अपेंडिक्स जनरली जो है पाया जाता है छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पर मिलती है वहीं पर क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स पाए जाते हैं।
यानी कि इसी के ज्वाइंट पर पाए जाते हैं। अपेंडिक्स, तो ये अपेंडिक्स के बारे में कुछ नहीं, यह एक प्रकार का ऑब्सेसिव अंग है। अब इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, खासकर यह हमारे, इसको अगर हम काट के शरीर से बाहर भी कर देते हैं, कई बार इसमें अपेंडिक्स में जो है इसमें गंदगी भर जाने के कारण ये हो जाता है, इसको कई बार ऑपरेशन के थ्रू बाहर करने देना पड़ता है, इससे बहुत ज्यादा शरीर पर असर नहीं पड़ता है। यह एक प्रकार का ऑब्सेसिंग है। इसके बाद जो जुड़ा हुआ रहता है यह बड़ी आंत होता है। बड़ी आंत को, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, यह 3 भागों में बांटा हुआ रहता है। एक होता है कोलोन होता है, एक होता है जो पहला का पार्ट होता है, यहाँ सॉरी यह सीकम होता है, पहला पार्ट जो होता है वह सीकम होता है, दूसरा जो होता है वह कोलोन होता है, और सबसे छोटा भाग यहाँ पर रेक्टम होता है। तो यह 3 पार्ट होता है, सीकम होता है, कोलोन होता है, रेक्टम होता है। तो यह क्वेश्चन एक भी पूछा जा सकता है कि यह लास्ट पार्ट जो होता है जुजेनम के बाद इलियम, इलियम और सीकम, इलियम और सीकम, बहुत कठिन सवाल पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, इलियम और सीकम जहां मिलती है वहीं पर अपेंडिक्स पाया जाता है। और इसका फर्स्ट पार्ट जो का है यह सीकम होता है। इसी सीकम में जो है, इसी सीकम सीकम जो होता है मेन जो होता है, ये अपेंडिक्स के कारण ही इसके चर्चा में है, और इसकी कोई ज्यादा महत्व नहीं है। मेन महत्व होता है कोलोन का। कोलोन शब्द जो कोलोन शब्द जो नामकरण पड़ा है लार्ज इंटेस्टाइन का, यह किसी बैक्टीरिया के नाम पर पड़ा है। इस बैक्टीरिया का नाम है इचीरिया बैक्टीरिया, या ई कोलाई बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के किस भाग का नामकरण एक बैक्टीरिया के नाम पर किया गया है, तो उसको कहते हैं यही कोलोन का। कोलोन जो होता है वह ई कोलाई बैक्टीरिया के नाम पर किया गया है, या इचीरिया बैक्टीरिया के नाम पर किया गया है। और इसी बैक्टीरिया के कारण इस कोलोन पार्ट में ही जल का अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन ऑफ दी वाटर जो होता है वह इसी कोलोन वाले भाग में होता है। और कई बार होता है कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है, जब आप कई बार देखते होंगे कि बहुत पतला सा 10 सा पैखाना होता है या वेस्ट मटेरियल आप निकालते हैं, उसमें यही होता है जब बसीय चीजें या फैट्स ज्यादा खा लेते हैं तो उसको सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है ई कोलाई बैक्टीरिया, उसको तोड़ नहीं पाती है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है वाटर को सही से, और वह हमारा जो है मलमूत्र या उसी वेस्ट मटेरियल के साथ भी पानी भी बाहर आ जाता है, जिसके कारण पतली पैखाना का महसूस करते हैं। इस ई कोलाई बैक्टीरिया का जो एक जो बहुत महत्वपूर्ण इससे सवाल आ सकता है कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो है, ई कोली बैक्टीरिया जो है, ई कोली बैक्टीरिया हमारे शरीर के साथ जो है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप स्थापित करता है। अब यह सिम्बियोटिक रिलेशंस क्या होता है? सिम्बियोटिक रिलेशन आप ज्योग्राफी के स्तर पर पढ़ रहे होंगे, सहजीविता का संबंध भी कहा जाता है। यानी कि इससे किसी को घाटा नहीं हो, जैसे मैं आपसे जुड़ा हूं तो ना आपको घाटा होगा और ना मुझे घाटा होगा, लेकिन फायदा दोनों का होगा। तो भाई फायदा क्यों कराता है दोनों को? एक तो सबसे बड़ी बात है कि यह जो मल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको फीस में, FEES, फीस माने मल होता है, मल के रूप में कन्वर्ट करता है। यानी कि भोजन को सराने गलाने का काम, जो वेस्ट मटेरियल है उसको सराने गलाने का काम करता है, फीस का काम करता है। और दूसरा यह करता है कि इस सब के बावजूद भी इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स बचा हुआ रह जाता है। वह न्यूट्रिएंट्स जो है बैक्टीरिया के कारण ही उत्पन्न होता है। वह होता है जो सूक्ष्म पोषक तत्वों जो होते हैं, विटामिन B12 और विटामिन डी, विटामिन B12 और B12 कहते हैं, कई बार उसके लिए तो हम दवा लेते हैं, कई बार उसके कारण कमजोरी भी हो जाती है। तो इस विटामिन B12 जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, और विटामिन के लिख लीजिएगा एक बार, विटामिन डी हमसे कहा गया था, गलत मैंने थोड़ा सा, सॉरी, विटामिन के और विटामिन B12, यह आवश्यक जो बहुत महत्वपूर्ण आपका जो पोषक तत्व है, वह यही तोड़कर, उस बेकार पदार्थ से तोड़कर शरीर को कौन पहुंचवाता है? यही ई कोलाई बैक्टीरिया है। इसलिए इसको सिम्बियोटिक रिलेशन को हमारे साथ यह अपनाता है। इस कारण से क्या होता है कि यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी नंबर बात कि यहां से जल का अवशोषण भी होता है।
इकोलाई बैक्टीरिया के कारण यह हमें आवश्यक जो है न्यूट्रिएंट्स या ब्लड में डिफ्यूज करता है विटामिन के और विटामिन B12, इसलिए यह हमारे लिए एक सिम्बियोटिक रिलेशन भी स्थापित करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और लास्ट में भोजन जो है माने वेस्ट मटेरियल जो है वह रेक्टम में जाता है। रेक्टम कुछ नहीं करता है, सिर्फ उसको और पुश डाउन कर देता है और एनस के माध्यम से वेस्ट मटेरियल जो है हम शरीर से बाहर इजेक्ट कर देते हैं, यानी कि उसको एक्सक्रिएट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं एनस के माध्यम से। अब यहां से भी दो प्रकार की बातें निकलती है कि मल में जो पीलापन होता है, मल जो हमारा कई बार देखते होंगे पीला होता है, वह बिलुरुबिन के कारण होता है। कई बार हरा मल का भी परित्याग करते हैं, वह बिलुबर्डिन के कारण होता है। तो बिलुरुबिन के कारण पीलापन होता है, बिलुबर्डिन के कारण हरापन लिए हुए। यहां से ये हो गया। कई बार जो होता है आप देखते होंगे कि उसमें मल दुर्गंध भी देता है, तो मल जो दुर्गंध देता है वह अमीनो इंडोल के कारण होता है। अमीनो अगर याद रखेगा, अमीनो इंडोल के कारण मल जो है दुर्गंध देता है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको एक वीडियो में एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझा दिया है। अब लगता है कि यह सिर्फ और सिर्फ यह वीडियो जो जितने देर का वीडियो हो गया, मैं इससे शॉर्ट वीडियो नहीं बनाया जा सकता, मैंने कुछ लिखाया नहीं, सिर्फ लेक्चर लगातार दे रहा हूं। तो शायद यह 1 से 1.5 घंटा का लेक्चर गया है, सिर्फ बोला हूं। तो अगर आप इस संस्थान में आइएगा तो बजाते नोट्स मिले जाएंगे। आपके यहाँ टेस्ट सीरीज आयोजित किए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज आयोजित होंगे और यह टॉपिक बाय टॉपिक एनसीईआरटी बेस्ड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर आधारित होगी। यह संस्थान सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही नहीं है, यह नाम में जितने भी इंटरव्यू पैनल में बैठने वाले लोग हैं या फिर जो भी लड़के अभी इंटरव्यू दिए हैं उनसे फीडबैक जरूर लीजिएगा। क्या संस्थान हमारे लिए कितना लाभप्रद है या किस प्रकार से यह हमारे लिए श्रेयस्कर हो सकता है। अगर मेरे यहाँ एडमिशन लीजिए या ना लीजिए यह बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन यह बहुत मायने रखता है कि एक बार इस संस्थान में आकर बिल्कुल ही आप इस चीज एक बार आश्वस्त कर लिए कि हम जहां एडमिशन लेने जा रहे हैं या अध्ययन करने लेने जा रहे हैं या टेस्ट सीरीज देने जा रहे हैं वह हमारे लिए कितना श्रेयस्कर या लाभदायक है, यह आपने स्वयं से आप निर्णय ले ही सकते हैं, क्योंकि आप एक ग्रेजुएट हैं और स्नातक पास। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस लेक्चर को विराम देना चाहता हूं और फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे निश्चित रूप से आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।